हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्ट्री 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन रिवीजन के लिए लास्ट में रखे गए हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, सुधांशु पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राजस्थान के मुख्य सचिव बनाए गए हैं, सुधांशु पंत को बनाया गया है। तो याद रखें, सुधांशु पंत राजस्थान के मुख्य सचिव घोषित किए गए हैं और एक आईएएस अधिकारी हैं सुधांशु पंत। सुधांशु पंत जो है वो उषा शर्मा की जगह लेने वाले हैं। तो उषा शर्मा की जगह सुधांशु पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव घोषित कर दिया गया है। और भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ आईएएस को मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। तो याद रखें, जो सबसे वरिष्ठ होता है आईएएस उसे ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। और मुख्य सचिव जो होता है वो प्रधानमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। तो मुख्य सचिव प्रधानमंत्री का प्रमुख सलाहकार माना जाता है। तो याद रखें, राज्य जो होता है, राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य सचिवों की नियुक्त करता है। जो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वही ही मुख्य सचिवों को नियुक्त करता है। और राजस्थान के जो पहले मुख्य सचिव थे वो थे राधा कृष्णन के। राधा कृष्णन वो राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे। और राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव आपसे पूछे तो वो थी कुशल सिंह। कुशल सिंह राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई थी। तो याद रखें, और पुरुष में पूछे तो पहले मुख्य सचिव पूछे तो राधा कृष्णन होंगे और महिला पूछे तो कुशल सिंह होंगी। तो याद रखें। आइए राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो हैं कलराज मिश्र। और अभी यहाँ पे चुनाव हुए थे तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी वो ली थी भजन लाल शर्मा, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं वो 200 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें हैं 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं राजस्थान में। राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान है प्रमुख वो हैं रणथंभौर, सरिस्का राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव। ये राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो राजस्थान के बारे में इतना कुछ जान लेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले अगर इन सभी 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल द स्ट्री 2.0 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक है ऑफ कांगो, इसके जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो चुने गए हैं फेलिक्स त्शेसिकेदी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। याद रखेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं फेलिक्स त्शेसिकेदी को, तो ये वहाँ के राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति चुने गए हैं वो फेलिक्स त्शेसिकेदी को चुना गया है। उन्होंने एक बार फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। आइए जानते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बारे में। इसकी जो राजधानी है वो किंशासा है और यहाँ की मुद्रा जो है कांगो फ्रैंक यहाँ की मुद्रा चलती है। राष्ट्रपति मैंने आपको बता ही दिया है,
यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं अनातोले कोलिनेट माकोशो, यहाँ के जो हैं प्रधानमंत्री हैं। और जो ये देश है ये मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है, तो ये मध्य अफ्रीका का देश है, याद रखेंगे। आइए बात करते हैं हाल ही में कुछ हुई नियुक्तियों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में जानते हैं। आपसे पूछे कि शेख मिसाल अल अहमद अल जाबर अल शबा कौन थे, तो कुवैत के ये अमीर थे, ठीक है। और आपसे पूछे कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन हैं वर्तमान में, वो हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री का नाम पूछे, अभी नियुक्त किए गए हैं, तो डोनाल्ड टस्क नियुक्त किए गए हैं। और मेडागास्कर के राष्ट्रपति आपसे पूछे तो है एंड्री रोजा एलिना, ये मेडागास्कर के राष्ट्रपति पद पर चुने गए हैं। तो अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में रिवीजन कर लीजिए एक बार, ठीक है। आइए और भी हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो हैं क्रिस्टोफर लक्सन। और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये हैं ल्यूक फ्रीडन, यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये जेबियर माइली जो है वो अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री हैं। अनवर उल हक काकर, ये पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम बनाए गए हैं, अनवर उल हक काकर को, तो याद रखेंगे यहाँ से इतने पॉइंट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा राजस्थान के जयपुर शहर में, इसका आयोजन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जाएगा, तो याद रखें। यहाँ पे देख पा रहे हैं राजस्थान मैंने मेंशन किया है, राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा और ये एक वार्षिक सम्मेलन है। इस बार इसका 58वां सम्मेलन होने जा रहा है जो कि राजस्थान के जयपुर में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और इस सम्मेलन ये सम्मेलन जो होगा 5 से 7 जनवरी के बीच इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और सम्मेलन की मुख्य बात यह है कि सम्मेलन में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों और उग्रवादी विरोधी और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आपसे पूछे कि जो 57 नंबर का ये हुआ था अखिल भारतीय सम्मेलन, ये जो 57वां हुआ था 2022 में, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, तो याद रखेंगे 57 नंबर का ये नई दिल्ली में और 58 नंबर का अभी जयपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 2023 के प्रमुख सम्मेलन के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 की बैठक कहाँ पर हुई, तो इसका बैठक हुआ है नई दिल्ली में। 57वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस की बैठक ये नई दिल्ली में की गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था ब्रिक्स का, तो याद रखेंगे। और ये पहली बार इसका आयोजन यहाँ पे किया गया था। G7 की बात करें, G7 शिखर सम्मेलन 2023, तो इसका आयोजन जापान में किया गया था। और इंडिया स्मार्ट सिटी कन्वेंशन 2023 की जो बैठक हुई थी वो हुई थी इंदौर भोपाल में, तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं कुछ और सम्मेलन की। आपसे पूछे भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पे हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। और राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023 ये हुआ है मध्य प्रदेश में। और 26वें नंबर की जो नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। और क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 इसका जो आयोजन हुआ था उस हिरोशिमा जापान में इसका आयोजन किया गया था। तो क्या क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हिरोशिमा जापान में किया गया था, तो याद रखेंगे यहाँ से। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2023 में दुनिया की आबादी में कितने लोगों की वृद्धि हुई है,
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा की दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो अमेरिकी जनगणना हुई है उसमें अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2023 में जो दुनिया की आबादी में वृद्धि हुई है वो कितने वृद्धि हुई है, कितने लोगों की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। तो 75 मिलियन लोगों की आबादी बढ़ चुकी है पूरे देश में। तो आइए जानते हैं अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष वैश्विक जनसंख्या में 75 मिलियन लोगों की वृद्धि दर्ज की गई है। और बता दें कि 1 जनवरी 2024 को जो अनुमानिक वैश्विक जनसंख्या बताई जा रही है वो बताई जा रही है 8 बिलियन से अधिक जो है जनसंख्या बताई जा रही है। और 1 जनवरी 2023 यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेंशन मैंने किया है, 1 जनवरी 2023 को पूरी दुनिया की कुल आबादी जो है वो है 7.94 अरब। पूरे दुनिया की आबादी इतनी हो चुकी है 7.94 अरब, लगभग 8 अरब के करीब पहुंच चुकी है पूरे दुनिया की आबादी। 2024 की शुरुआत में दुनिया भर में हर सेकंड 2024 अभी चल रहा है, बताया जा रहा है कि पूरे दुनिया की शुरुआत में हर सेकंड जो है वो 4.3 लोगों का जन्म होता है और 2 लोगों की मौत होने का अनुमान लगाया गया है 2024 में। तो याद रखेंगे ये पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश की बात करते हैं। तो भारत चीन को पछाड़कर सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। तो भारत फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या में के मामले में भारत पहले स्थान पर आ चुका है और दूसरे स्थान पर चीन है। तीसरे स्थान की बात करें तो अमेरिका है, चौथे स्थान की बात करें तो इंडोनेशिया है और 5वें स्थान पे अल्लाह पाकिस्तान है। तो याद रखेंगे भारत की आबादी जो है वो 142.86 करोड़ पहुंच चुकी है और वहीं पर चीन की जो आबादी है वो 142.57 करोड़ है चीन की आबादी। तो याद रखेंगे यहाँ पर इंडिया और ये चीन, जो इंडिया है फर्स्ट नंबर पे है, चीन सेकेंड नंबर पे है। तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो याद रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं। आज की क्लास आपके लिए अति ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा रिवीजन पॉइंट भी इस क्लास में लिए गए हैं। तो आपसे पूछा है कि किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। बता देते हैं कि इस अवसर पर गुजरात के 108 स्थानों पर 50,000 से अधिक लोग द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार किया गया है। तो याद रखें इतनी बड़ी संख्या में सूर्य नमस्कार किया गया है, लगभग 50,000 से अधिक लोग एक साथ सूर्य नमस्कार किए हैं। तो याद रखें 1 जनवरी 2024 को गुजरात के सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो 1 जनवरी की बात है, याद रखेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो इसका हुआ था वो हुआ था मेहसाणा जिले के डोमेरा सूर्य मंदिर में इसको आयोजित किया गया है। तो ये जो मोडेरा सूर्य मंदिर है मेहसाणा जिले में है गुजरात में, तो यहाँ पर आयोजित किया गया था। आइए जाते हैं मोडेरा सूर्य मंदिर के बारे में। मोडेरा जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है और ये जो है पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। पुष्पावती नदी के किनारे मोडेरा सूर्य मंदिर स्थित है। निर्माण इसका जो है सोलंकी वंश के राजा जो थे वो भीमदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया 1626 ईस्वी में और 2 हिस्सों में इसका निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण ईरानी शैली में किया गया था। याद रखेंगे जो मोडेरा सूर्य मंदिर है इसका निर्माण ईरानी शैली में किया गया था और मोडेरा जो सूर्य मंदिर है इसका उल्लेख स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है इसका उल्लेख। तो याद रखेंगे इसका जो मोडेरा सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है वो स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। तो और इसको सोलंकी वंश के राजा जो थे भीमदेव प्रथम ने
1026 ईसा पूर्व में इसको बनवाया था और 2 हिस्सों में इसे बनवाया था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। वेद प्रकाश नंदा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वेद प्रकाश नंदा जो थे वो एक शिक्षाविद थे। यहाँ पे देख पा रहे हैं वेद प्रकाश नंदा को, ये एक शिक्षाविद थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ये एक शिक्षाविद थे। आइए जानते हैं वेद प्रकाश नंदा के बारे में। ये एक भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद प्रोफेसर थे वेद प्रकाश नंदा, हाल ही में इनका निधन हो गया है। और जो डेनवर विश्वविद्यालय कोलोराडो यूएस में है, वहाँ में इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर थे ये। और 2018 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2018 में जो वेद प्रकाश नंदा है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये के हिंदू विश्वविद्यालय बोर्ड, वह अमेरिका के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। तो याद रखेंगे। आइए कुछ हाल ही में हुए प्रमुख निधन के बारे में चर्चा करते हैं, एक बार इस पे नज़र डालते हैं। अभी आपसे पूछे विजयकांत कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये नेता और अभिनेता दोनों थे, ठीक, विजयकांत। साउथ कोरिया की एक्टर का निधन हो गया, उनका नाम था ली शुन क्यून। अभी हाल ही में आंद्रे ब्रूघेर का निधन हो गया, ये एक हॉलीवुड अभिनेता थे। और हेनरी किसिंजर का नाम सुने होंगे सभी लोग, इनका भी निधन हो चुका है, ये एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। आपसे कभी पूछे हेनरी किसिंजर किससे संबंधित है, कौन थे? तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। फातिमा बीबी का सभी लोग नाम जानते होंगे, ये एक सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वेद प्रकाश नंदा अभी मैंने बताया, ये एक भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद थे, इनका हाल ही में अभी निधन हो चुका है। तो ये सभी प्रमुख निधन के बारे में एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक कौन बनी है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो नई निदेशक बनी है वो बनी है रश्मि गोबिल। यहाँ पे देख पा रहे हैं रश्मि गोबिल को, तो ये बनी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रश्मि गोबिल जो हैं वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक बनाई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रश्मि गोबिल। तो याद रखें, रश्मि गोबिल एक सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक बन गई हैं और इस समय ये आईओसी में कार्यकारी निदेशक थी। और रश्मि गोयल जो है वो जो स्थान लेंगी वो रंजन कुमार महापात्रा का स्थान लेने वाली हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे, इससे पहले रंजन कुमार महापात्रा इसके निदेशक थे, तो अब इन्हीं के स्थान पर रश्मि गोबिल को बनाया गया है। आइए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। इसकी स्थापना 30 जून 1959 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना होती है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वो है श्रीकांत माधव वैद्य, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। और स्थापना की बात करें तो स्थापना याद रखेंगे 30 जून 1969 में इसकी स्थापना होती। कहीं भी आपको मिले तो आप सही करके जरूर आएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दुर्घटना संभावित साइट हैं उनको नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला जो पहला राज्य बना है वो पंजाब राज्य बना है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, पंजाब राज्य इसका राइट आंसर है। तो याद रखेंगे पंजाब राज्य, ठीक है। नेविगेशन सिस्टम जो मैपल्स ऐप है इसको मैप माई इंडिया द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि जो मैपल्स ऐप के सहयोग से जो बनाया गया है मैपल्स ऐप, इसके सहयोग से जो माध्यम से जो ड्राइवर को पहले से जो सचेत करके सड़क सुरक्षा बढ़ाएगा ये, तो इसको इसीलिए विकसित किया गया है ऐप। इस उपयोग से अच्छे माध्यम से ड्राइवरों को पहले से सचेत किया जाएगा, ठीक है, और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में ये मदद करेगा। आइए बात करते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब आया है तो पंजाब की राजधानी सभी को पता होगी चंडीगढ़ है।
राज्यपाल यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं वो 117 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं और लोकसभा की 13 सीटें हैं। तो पंजाब के बारे में इतना कुछ जान लेंगे, ठीक है। राज्यसभा की सीटें पूछे तो 7 बचाएंगे और लोकसभा की 13 सीटें हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखेंगे। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9, सावित्रीबाई फुले की जयंती किस दिन मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, सावित्रीबाई फुले की जयंती किस दिन मनाई जाती है। यहाँ पे देख पा रहे हैं सावित्रीबाई फुले को, इनकी जो जयंती मनाई जाती है वो 3 जनवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जो जयंती मनाई जाती है। सावित्रीबाई फुले का जो जन्म हुआ है वो 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। और ये ऐसी पहली महिला हैं जो सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला जो हैं वो शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले। और भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहल की इन्होंने शुरुआत की और समाज सुधारक और मराठी जैसी कविताएं लिखी इन्होंने, ठीक है। ये कवित्री थी, तो समाज सुधारक और मराठी कवित्री भी थी। महात्मा ज्योतिबा फुले जो हैं इनके साथ मिलकर, ठीक है, 1848 में इन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी ज्योतिबा बाई फुले ने। कब की थी? 1848 में इन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले करती हैं। तो याद रखें ज्योतिबा बाई फुले को। आइए जनवरी माह के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस आपके सामने डिस्कस करते हैं रिवीजन के लिए। 1 जनवरी को पूछे तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। और 6 जनवरी को आपसे पूछे तो युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस पूछे कब मनाया जाता है तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस ये 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में वीमेन अंडर 19 खिताब किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो खिताब जीत चुकी है अनाहत सिंह जीत चुकी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो है स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में वीमेन अंडर 19 खिताब जीत चुकी हैं अनाहत सिंह। तो याद रखेंगे अनाहत सिंह को, ठीक है। और ये राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है इन्होंने। तो ये बात याद रखेंगे, अनाहत सिंह इसका राइट आंसर है, ठीक है। दोस्तों कल के क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल का क्लास का पहला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो भारत और यूएई के बीच इसका आयोजन किया जाता है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश को मिला है। भारत जीपीटी के विकास के लिए संयुक्त परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है 2 लोगों, रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर शुरू की गई है। किस देश ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। तो रूस संभाली है। याद रखें इसका रूस जो है इसका राइट आंसर था। तो रूस संभाली, करना था ब्राज़ील को, लेकिन कुछ कारणवश ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा ब्रिक्स की, अब ये रूस करेगा 2024 में। 2024 में ब्रिक्स के देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है। तो ब्रिक्स के जो सदस्य देशों की संख्या थी 5 से बढ़कर 10 हो गई है। जनरल डोंग जून जो हाल ही में खबरों में थे, ये किस देश के रक्षा मंत्री हैं। ये चीन के रक्षा मंत्री हैं।
कई राज्यों के ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल किया है? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत इन्होंने हड़ताल शुरू की है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछे तो ये जम्मू कश्मीर बना है। और हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रमोद अग्रवाल को। राइट आंसर है प्रमोद अग्रवाल। ये था कल के क्लास का रिवीजन। आइए कुछ स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद 79 में बताया गया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे पॉइंट। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य से होकर बहती है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड। यहाँ पर भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागजों के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। कोशिका के नाभिक की खोज किसने की? तो कोशिका के जो नाभिक की खोज की वो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो बाइनरी जो बोलते हैं, बाइनरी इसे बोलते हैं द्वि आधारित अंक पद्धति। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये था स्टैटिक जीके का रिवीजन। आइए कल के प्रश्न की बात करते हैं। कल आपसे पूछा गया था कि हाल ही में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर था, डोनाल्ड टस्क इसका राइट आंसर था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा प्रश्न है आपसे, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा आपके क्वेश्चन का। दोस्तों, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप इस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।